वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, उस टॉपिक का नाम है पेरिविंकल, जिसको हम हिंदी में सदाबहार कहते हैं। एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी वैल्यू मेडिसिनल पौधा है और जिसका मेडिकल क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट नेम, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन का कोर्स कोड हॉट 507। टॉपिक हमारा है पेरिविंकल। मिस्टर राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सैथौली कैंपस, झांसी रोड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिकल कंपोजिशन में कि पेरिविंकल क्या क्या केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन हैव शोन दैट पेरिविंकल कंटेन more than 100 alkaloids distributed throughout the plant. Medicinal importance due to presence of alkaloid like reucin, serpentine and raspain in roots, which is well known for the hypertension and anti-spasmodic प्रॉपर्टी। तो जो हमारा पेरिविंकल है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन जो पाया जाता है, इसमें मोर देन 100 एल्कलॉइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट। और अगर हम बात करें कि मेडिकल इम्पोर्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस किसके कारण होता है, एल्कलॉइड्स हैं जैसे कि रिवर्सिन है, सरपेंटाइन है या फिर रेस्पाइन इन रूट्स, विच इज वेल known for the hypertension and anti-spasmodic properties। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन और डिस्ट्रीब्यूशन। पेरिविंकल का उत्पत्ति स्थान और ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। The plant is native of Madagascar and from there it has spread to India, Indonesia, Indochina, Philippines, South Africa, Israel, USA and other parts of the world। अगर वर्ल्ड की अगर बात करें, विश्व लेवल की अगर बात करें कि हमारे विश्व लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे है, मेडागास्कर में। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पर, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इंडिया में है, इसके अलावा इंडोनेशिया में इसका है, इंडो चाइना में है, फिलीपींस में है, साउथ अफ्रीका में है, इजराइल में है, USA है एंड अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। और विश्व के कई भागों में भी इसका खेती की जाती है इसकी, और या फिर फैला हुआ है। अगर इंडिया की अगर बात करें, इन इंडिया इट इज बीइंग ग्रो इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम in an area of about 3000 हेक्टेयर। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे कि तमिलनाडु में है, इसका खेती की जाती है, कर्नाटक में की जाती है, आंध्र प्रदेश में की जाती है, मध्य प्रदेश में की जाती है, गुजरात में, आसाम में। और अगर बात करें कि अगर दी USA इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूजर ऑफ दिस प्लांट एज रॉ मटेरियल, तो USA सबसे ज़्यादा इसका रॉ मटेरियल का यूज करता है। इसके बाद हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स। तो हम बात करें तो ये कैसा प्लांट है, पेरिनियल हर्ब है। ये किस प्रकार का पौधा है, एक पेरिनियल हर्ब है विच ग्रो अप टू 90 to 20 सेंटीमीटर टॉल। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है,
90 से 120 सेंटीमीटर्स की लंबाई जो। इट इज ए डिप्लॉयड विद द क्रोमोसोम नंबर 2n=16। ये डिप्लॉयड होता है और उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है 16। टाइप्स एंड वैरायटी की अगर हम बात करें, रोज पर्पस फ्लावर, कल्टीवेशन ड्यू टू हायर एल्कलॉइड कंटेंट। व्हाइट फ्लावर वैरायटी निर्मला एंड धवल YCIMAP। लखनऊ, ये कहाँ पे स्थित है? सीमैप लखनऊ में स्थित है। तो इसकी जो टाइप्स एंड वैरायटी की हम बात करें तो क्या है? रोज है, रोज पर्पल फ्लावर, कल्टीवेशन ड्यू टू हायर अल्कोलाइड कंटेंट्स। एंड वाइट फ्लावर में वैरायटी कौन सी है हमारी? निर्मल है धवल बाई सीमैप लखनऊ में स्थित है जो। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल की। दिस सॉइल, द क्रॉप इज हार्डी एंड ग्रो well on a wide variety of soil except those which are alkaline or waterlogged. Deep sandy loam to loam soil of medium fertility are preferred of its large scale cultivation because of better development of roots and also easy to collect a harvest. इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट की। द क्लाइमेट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट सो दैट देयर इज नो स्पेसिफिसिटी इन इट्स क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। इट कम्स अप वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। इसके लिए सुटेबल जो एरिया की अगर बात करें तो कौन सा है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है। इट कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1300 मीटर अबव सी लेवल। ए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर और मोर। तो अगर बात करें कि क्लाइमेट का, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो प्लांट्स हो दैट नो स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रिक्वायर, बट इसके लिए जो क्लाइमेट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया अच्छा ग्रो करता है। हाउएवर द ग्रोथ इन ट्रॉपिकल एरिया इज बेटर देन द ग्रोथ इन सब ट्रॉपिकल एरिया where its growth is slow due to low temperature in winter. However, the growth in tropical area is better than the growth in subtropical. तो इसका बात करें तो इसमें किसमें? ट्रॉपिकल एरिया में अच्छा ग्रो करता है, बेटर देन द ग्रोथ इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। प्रोपोगेशन, पेरीविंकल का प्रोपोगेशन किस प्रकार से किया जाता है? इसका प्रोपोगेशन हम सीड के द्वारा भी और इसके वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा भी हम इसका प्रोपोगेशन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। प्लांट कैन आइदर बी प्रोपोगेटेड बाय सीड्स और वेजिटेटिव थ्रू कटिंग्स। दोनों ही प्रकार से हम कर सकते हैं। वेजिटेटिव में हम क्या करते हैं? कटिंग के द्वारा हम लगा सकते हैं इसका। सिंस plants propagated by cuttings flower earlier than the plant by seeds, it is recommended that for drug production the plant should be grown from seeds and for the seeds production from cuttings. Since plant propagated by cuttings flower are earlier than the plant by seeds, it is recommended that for drug production the plant should be grown from seed and for seed production from cuttings. प्रोपोगेशन बाय सीड्स से अगर हम बात करें कि क्या प्रोपोगेशन के सीड्स के द्वारा हम प्रोपोगेशन किस प्रकार करें? फ्रेश सीड्स कलेक्ट ए फ्यू मंथ इन एडवांस आर प्रिफर्ड टू सोइंग एज दे लॉस वेबिलिटी और लॉन्ग स्टोर। दिस सीड कैन this seed can either the direct sow in the field or a nursery can be there, and the seedling are transplanted
direct swing. The seed rate of 2.5 kg per hectare are broadcasted at the onset of monsoon in June to July in lines space 30 to 45 centimeter apart and lightly covered. अगर हम बात करें कि हमको डायरेक्ट सोइंग अगर हमें करना है इसकी, तो हम इसके जो सीड रेट की अगर बात करें तो इसकी सीड रेट जो है वो कितनी है, वो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 किलो सीड रेट. द सीड रेट ऑफ 2.5 kg पर हेक्टेयर ब्रॉडकास्टिंग एट द ऑनसेट ऑफ मानसून इन जुलाई, जून टू जुलाई. तो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम कितना 2.5 kg सीड की आवश्यकता पड़ती है, और उसको हम लाइन से 30 to 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम उसको लगाते हैं और हम उसको कवर कर देते हैं हल्के से. सिंस द सीड्स आर वेरी स्मॉल फॉर easy in handling and distribution, they are mixed with sand about 10 times their weight. Germination takes place after about 7 to 8 days. After germination is complete, the seedlings are thin at a spacing of 30 to 40 centimeter within the row. The flowering start 40 to 45 days after sowing. बात करें तो कितने दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग आने लगती है, 40 से 45 दिनों के बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद में. तो हम इसको एक जनरल सिंपल सी मेथड है इसके डायरेक्ट सोइंग के लिए. हम इसकी सीड रेट है वो 2.5 किलो है, तो इसको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसकी जो अगर हम सीड्स को हम जब भी डालते हैं तो स्पेसिंग जो है वो 30 into 40 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, और हम हल्की उसको लाइटली उसको कवर कर देते हैं. और इसके सीड जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं. हम बात करते हैं नर्सरी प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटिंग, कि किस प्रकार से हम नर्सरी का प्रिपरेशन करेंगे, किस प्रकार से हम नर्सरी की तैयारी करेंगे, और हम इसको किस प्रकार से ट्रांसप्लांट करेंगे. द अदर एडवांटेज टू दिस method is comparison to direct sowing is that healthy and vigorously growing seeds can be selected and the inferior ones can be discarded. नर्सरी प्रिपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जैसे कि हमने बात की थी डायरेक्ट सोइंग करते हैं सीड के द्वारा, और दूसरा हमारा कटिंग के द्वारा करते हैं. तो नर्सरी में हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं सीड के द्वारा, और ये काफ़ी हेल्दी रहता है एज ए कंपेरिजन अगर बात करें डायरेक्ट सोइंग की अपेक्षा. तो रेज नर्सरी बेड इन मार्च टू अप्रैल इन रो स्पेस एट 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड अबाउट 1.5 सेंटीमीटर डीप. अगर हम बात करें मार्च अप्रैल में अगर हम इसकी नर्सरी की तैयारी करेंगे, तो हम इसकी जो उसका जो क्यारी है उसकी जो है कितना क्यारी बना के हम इसको 8 to 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हम सीड को लगाते हैं, और इसकी जो डीप है जो वो कितना 1.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए रेज नर्सरी बेड के अंदर. About 500 ग्राम ऑफ सीड विल इनफ टू राइज सीडलिंग टू कवर 1 हेक्टेयर एरिया. अगर हम कंपेरिजन करें सीड रेट का, तो जैसे कि हमने देखा था कि 2.5 kg पर हेक्टेयर डायरेक्ट सोइंग या ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हमें आवश्यकता पड़ रही थी सीड की, और जबकि हम अगर नर्सरी में अगर इसको ग्रो करते हैं तो हमें कितना चाहिए, ओनली 500 ग्राम. अबाउट 500 ग्राम ऑफ सीड विल बी इनफ टू राइज सीडलिंग टू कवर 1 हेक्टेयर एरिया. आफ्टर 2 months ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड. जैसे ही 2 month अगर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमारी सीडलिंग जो है तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए मैन फील्ड में, उसको हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. द सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड स्पेसिंग ऑफ 45 into 30 सेंटीमीटर इन द फील्ड. अगर हम बात करें मैन फील्ड में हम इसकी कितनी स्पेसिंग रखेंगे, तो हमें 45 into 30 सेंटीमीटर पे हम इसको लगाना चाहिए. ए पॉपुलेशन ऑफ 74,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर में भी एकोमोडेटेड. पर हेक्टेयर की अगर बात करें तो कितने
पौधों की यह संख्या होना चाहिए 74,000 74,000 प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, vegetative propagation, softwood cuttings obtained from the lateral shoots have proved better than hard or semi-hard cuttings, semi-hard wood cuttings. Cuttings of about 10 to 15 centimeter length with a minimum of 5 to 6 nodes are ideal and result in about 90 to 90% rooting. अगर हम बात करें तो जब भी हम कटिंग अगर हमें लगाना है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसकी लेंथ है उसकी वो कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और कम से कम उसमें 5 से 6 नोड आवश्यक होना चाहिए, जिससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त होता है। अबाउट 90% रूटिंग की हो जाती है। अब हम बात करते हैं मैन्युअल फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक की। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि FYM फार्म यार्ड मैन्युअल की जो आवश्यकता पड़ती है वो हमारा है 20 टन पर हेक्टेयर एंड NPK की अगर हम बात करें तो एट 20, 50, 75 kg पर हेक्टेयर एज ए बेसल डोज on 60 days after transplanting. Apply 50 kg नाइट्रोजन एट टॉप ड्रेसिंग। क्योंकि जब भी हम नाइट्रोजन देते हैं फील्ड में तो कभी भी हम एक बार में नाइट्रोजन नहीं देते, इसको हम 2 से 3 बार में हम इसको अप्लाई करते हैं। बात करते हैं इरिगेशन इन प्लेस वेयर रेनफॉल इज evenly distributed throughout the year, the plant do not require any irrigation. If rain fed, 4 to 5 irrigation will help the plant to give optimum yield. Weed control. 2 weeding are required. First weeding may be done after about 60 days of sowing. 2 weeding की आवश्यकता पड़ती। फर्स्ट वीडिंग में बी डन आफ्टर अबाउट 60 डेज ऑफ सोइंग एंड द सेकेंड 120 डे ऑफ सोइंग। बुआई के 60 दिन बाद हम पहली वीडिंग कर सकते हैं और दूसरी 120 दिन। मल्चिंग इज द फील्ड विथ कट ग्रास और राइस स्ट्रॉ विल आल्सो मिनिमाइज द वीड ग्रोथ। मल्चिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो फील्ड में जो कट ग्रास रहता है और जो स्ट्रॉ रहता है राइस का, उसको भी हम क्या करता है, वीट को कम करता है अगर हम उसको डालें। हार्वेस्ट एंड प्रोसेसिंग, लीव्स, स्टेम एंड सीड्स। फॉर लीव्स, लीफ stripping twice, first after 6 months and the second after 9 months of sowing कैन बी टेकन। तो हम इसके क्या, पत्तियों की, स्टेम की और सीड्स की हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हम इसकी बात करें पत्तियों की तो हम कितना, फर्स्ट 6 मंथ और सेकेंड 9 मंथ के बाद हम इसको ले सकते हैं। रूट्स की अगर बात करते हैं, द क्रॉप इज हार्वेस्टेड 12 मंथ ऑफ सोइंग। द प्लांट्स आर कट अबाउट 7.5 सेंटीमीटर above the ground level and dried for the stem, leaves and seeds. Seeds, it has to be collected from mature pods 2 to 3 months before the harvest of the whole plant. अब हम बात करते हैं एड की। उपज जो है हमारा अंडर इरिगेटेड कंडीशन की अगर हम बात करें तो अबाउट 4 टन्स पर हेक्टेयर ऑफ द लीव्स, 1.5 टन्स पर हेक्टेयर ऑफ स्टेम, 1.5 टन्स ऑफ रूट्स ऑन एयर ड्राइड में भी ऑप्टेन। अंडर इरिगेटेड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें लीव्स हमारी कितनी, 4 टन्स 4 टन्स पर हेक्टेयर प्राप्त होती है।
स्टेम तना हमें 1.5 हेक्टेयर 1.5 टन पर हेक्टेयर प्राप्त होता है। लीव्स 4 टन पर हेक्टेयर, स्टेम 1.5 टन पर हेक्टेयर एंड रूट्स 1.5 टन per hectare, whereas under rain-fed condition the yield will be about 2 ton per hectare of leaves, 0.75 ton per hectare each of stem and roots on air dried basis। अगर हम दोनों में कंपेरिजन करें अंडर इरिगेशन कंडीशन में और रेनफॉल इरिगेटेड कंडीशन और रेन फेड कंडीशन, तो रेन फेड कंडीशन जो होती है हमारे वर्षा पे आधारित कंडीशन होती है जिसमें यील्ड कम प्राप्त हो रही है अगर हम कंपेरिजन दोनों का करें तो, क्योंकि इरिगेशन कंडीशन में हमारा 4 टन पर हेक्टेयर लीफ प्राप्त होती है, 1.5 टन स्टेम प्राप्त होता है और 1.5 टन पर रूट्स प्राप्त होती है, जबकि रेन फेड कंडीशन में हमारा 2 टन ऑफ लीव्स 0.75 टन पर हेक्टेयर ईच ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑन एयर ड्राइड बेसिस। थैंक यू। आज का जो टॉपिक था हमारा वो हमारा पेरीविंकल पे था। थैंक यू, धन्यवाद।